तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सड़क पर अकेले चलते हुए कह रहा होता है कि आज का इंटरव्यू मैं फिर से फेल हो गया। आजकल जॉब पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, पता नहीं मेरा लाइफ कभी बदलेगा या फिर नहीं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में बता रहा होता है कि हाय गाइस, मेरा नाम ल्यूलियान है, मैं एक सामान्य कॉलेज ग्रेजुएट हूँ। यह मेरा 18वां बार था जब मुझे इंटरव्यू में फेल कर दिया गया। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, फिर भी मैं काफी ज्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे एक विचारशील और खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिली है। हमारी मुलाकात कॉलेज के कैंपस में हुई थी और जब भी मैं थका हुआ या फिर निराश महसूस करता हूँ तो वो मुझे आकर हमेशा कंपनी दिया करती थी। जिसके बाद वह अपने हाथ में पकड़े हुए सामान को देखते हुए कह रहा होता है कि मैंने एक हफ्ते से फूड डिलीवरी कर रहा हूँ। आज हमारी रिलेशनशिप की तीसरी सालगिरह है और मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। और ये वो कह ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक कार से अजीब आवाज आ रही होती है, जिस आवाज को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि क्या यह आवाज तो काफी जानी पहचानी है, क्या यह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद हमें उस कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड किसी दूसरे आदमी के साथ बाजाबाजी कर रही होती है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड उस पर्सन से कह रही होती है कि चाओ, ऐसा लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड कार के बाहर है। जिस पर वह बंदा उसके पीछे से बजाते हुए उससे कह रहा होता है कि तो क्या हो गया, चाहे आज हो या फिर कल, उसे यह तो जानना ही था। और उस लूजर को क्या लगता था कि वह तुम्हारे लायक भी है, उसे यह जानने दो कि वह तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे लायक तो मैं हूँ। जिन सब बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में कह रहा होता है कि उस कमीनी कुतिया की हिम्मत कैसे हुई मुझसे चीट करने की, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। वो ये कह ही रहा होता है तभी अचानक से उसके फोन पर उसकी मॉम की कॉल आ जाती है, जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार मॉम मुझे इतनी रात को कॉल क्यों कर रही है। जिसके बाद वह अपनी मॉम का कॉल उठाते हुए अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मॉम क्या हुआ, आप मुझे इतनी रात को कॉल क्यों कर रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक है। जिस पर उसकी मॉम घबराते हुए उससे कह रही होती है कि ल्यूलियान, तुम्हारे फादर और तुम्हारे कजन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, हमने उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मॉम आप चिंता मत करो, मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। जिसके बाद वह वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम दोनों कमीनों को बाद में देखता हूँ। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के फादर एडमिट होते हैं। जिसके बाद डॉक्टर उस रूम से बाहर निकलते हुए उसकी मॉम से कह रहे होते हैं कि इस समय आपके हस्बैंड एंड नेफ्यू डीप कोमा में चले गए हैं, उनका ब्रेन डेथ के करीब है, पर लेकिन उनके वाइटल सेंस फिलहाल अभी भी स्टेबल है। हाल ही में हमें इन सिम्टम वाले कई केस सामने आए हैं, हालांकि हमने इन मामलों की जांच करने की कोशिश की है पर हमें कुछ नहीं पता चला कि यह क्यों हो रहा है और इसे कैसे ठीक करें, तो प्लीज आप लोग अपने आप को प्रिपेयर रखें। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर आते हुए अपने मॉम से कह रहा होता है कि मॉम फादर कैसे हैं, क्या हुआ, ठीक है। जिस पे उसकी मॉम उदास होते हुए उससे कह रही होती है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारे कजिन डीप कोमा में चले गए हैं। जिसके बाद वो रोते हुए कह रही होती है कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने उन्हें पहले ही गेमिंग कम करने की चेतावनी दी थी और अब वे दोनों मुसीबत में हैं। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की आंटी उससे कह रही होती है कि मेरा बेटा अचानक गेम खेलते हुए अचानक से बेहोश हो गया और जब मैंने उस गेम कंपनी पर रिपोर्ट करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने कहा कि इस गेम का सर्वर विदेश में है और ब्लॉकिंग काम नहीं कर रही। जिसके बाद मैंने उस गेमिंग हेडसेट को गुस्से में जाकर तोड़ दिया, लेकिन अगले ही दिन नया हेडसेट मेरे घर के बाहर आ गया। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हुए कह रहा होता है कि क्या गेम, क्या यह वही गेम है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का फादर उससे कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि वो सर्वर के शट डाउन होने की वजह से मेरा नौकरी चला जाएगा, लेकिन सडनली एक और न्यू MMO गेम ग्लोरी कॉन्क्वेस्ट लॉन्च हो गया। मैं तुम्हारे कजन को गेम एक्सप्लोर करने, गोल फार्मिंग ग्रुप चलाने और लाइव स्ट्रीम करने के लिए साथ ले जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे शादी के लिए पैसे जमा कर सकूं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो उसी VR हेडसेट को पकड़े हुए सोच रहा होता है कि यह एक नया लॉन्च किया गया अल्ट्रा रियलिस्टिक गेम है। इस गेम के लॉन्च होने के 1 महीने से भी कम समय में पूरी गेमिंग दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस गेम की वजह से मेरे फादर और कजिन दोनों ही कोमा में चले गए हैं, आखिरकार इस गेम में कौन सी सीक्रेट छुपी हुई है। जिसके बाद वह उस VR हेडसेट को पहनते हुए कह रहा होता है कि मैं जरूर इस सीक्रेट को सॉल्व करूंगा। जिसके बाद हमें एक सिस्टम का पैनल दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को गेम में आने पर वेलकम कर रहा होता है। जिसके बाद हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर मॉन्स्टरों को मारते हुए कह रहा होता है कि मेरा लक काफी अच्छा था कि मैंने अभी अभी एक स्टार्टर पैसे एक ब्लैक ब्लड AK-47 निकाल लिया था। आज मैं यहाँ पर जितने भी घोस्ट और मॉन्स्टर है मैं उन्हें अपने इस AK-47 की मदद से जान से मार डालूंगा। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ने उन घोस्टों को मार दिया होता है और उनके ड्रॉप किए हुए सामानों को देखते हुए कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इन घोस्टों को मारने से इतनी अच्छी लूट मिलेगी, लेकिन वह जो कल्टीवेशन स्टोर मुझे मिला है वह मुझे लगभग 300 कल्टीवेशन पॉइंट दिला सकता है। लगता है मेरा लक कुछ ज्यादा ही अच्छा है। जिसके बाद वह उन घोस्ट के ड्रॉप किए गए हुए सामानों को फनी तरह से उठाते हुए कह रहा होता है कि हाई लेवल मॉन्स्टर को हंट करने के लिए क्राउड एरिया को छोड़ने के लिए लायक था। और वो ये कह ही रहा होता है तभी हमारे मेन कैरेक्टर पर कोई थंडर से अटैक कर देता है, जिस अटैक से हमारे मेन कैरेक्टर की हालत खराब हो जाती है और वो फनी तरह से उन पर गुस्सा करते
करते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार किस बेवकूफ मेज ने मुझ पर अटैक किया। मैं अभी अभी न्यूबी विलेज से निकला हूँ, क्या वह मुझे जान से मारना चाहता है। उसके ऐसा कहने के साथ ही कुछ लोग जंगल से बाहर आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहे होते हैं कि 10 लेवल से कम का प्लेयर कोई न्यूबी विलेज को छोड़कर मॉन्स्टर को मारने की हिम्मत करे वो तो काफी ज्यादा बहादुर होगा। जिसके बाद उनमें से कोई दूसरा बंदा उससे कह रहा होता है कि लेकिन उसने एक रियल कल्टीवेशन स्पिरिचुअल स्टोन ड्रॉप किया है, चलो उसे हम मार के उसके कल्टीवेशन स्टोन को छीन लेते हैं। जिस पर दूसरा बंदा उससे कह रहा होता है कि सच में मॉन्स्टर को मारने के बजाय प्लेयर को मार के लेवल अप करना ज्यादा मजेदार है। इसके बाद हमें उन बंदों को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड होता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि क्या यह वही बंदा नहीं है जो कि कल हमारे कार के बाहर से हमको देखकर मजे ले रहा था। जिस पर दूसरा बंदा उससे कह रहा होता है कि बॉस आप क्या कर रहे हैं, आप इसे बात करना बंद करें और उसे मारकर उसका कल्टीवेशन स्टोन छीन लें। जिन सब बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कह रहा होता है कि क्या तुमको ऐसा लगा था कि मुझे मारना इतना ही आसान है। जिसके बाद वह अपना स्नेक अटैक कर देता है, जिस अटैक से बहुत गंदी स्मेल आती है और वह लोग उस स्मेल की वजह से उल्टी करने लगते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां से भागते हुए कह रहा होता है कि लकीली मैंने न्यूबी विलेज से काफी सारी हथियार खरीद ली थी, वरना मैं तो उनके हाथों से जान से मारा जाता। वो ये कह ही रहा होता है तभी हमारे मेन कैरेक्टर पर कोई पीछे से अटैक कर देता है, जिस अटैक से हमारे मेन कैरेक्टर की HP 280 माइनस हो जाती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए कह रहा होता है कि वो नहीं, मेरा हेल्थ पर काफी ज्यादा कम हो गया, अगर मुझे एक और अटैक लग गया तो मैं जान से मारा जाऊंगा। जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर पर अपने डिल्डो जैसे वेपन से अटैक करके काफी खुश होते हुए कह रही होती है कि चाहो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे इतनी अच्छी जायंट स्टाफ खरीद के दी है, यह वेपन काफी ही अच्छी है। जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में उससे कह रहा होता है कि तुम छिनाल कमीनी कुतिया, तुम्हारे मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद वहाँ पर चाव आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि क्या तुमको ऐसा लगा था कि तुम हमसे बचकर यहाँ से भाग सकते हो, तुम तो काफी ज्यादा बेवकूफ हो जो तुमने ऐसा सोचा था, और मैं न सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बल्कि तुम्हारे सामान को भी ले जाऊंगा। इसके बाद वह हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि अब तुम नर्क में चल जाओ, जिसके बाद हम तुम्हारे स्पिरिचुअल स्टोन और गोल्ड सारे ले लेंगे। और उसके इतना कहने के साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर का ब्लड वहाँ पर उड़ते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मरते हुए कह रहा होता है कि अरे ये क्या कोई गेम नहीं है, आखिरकार मुझे इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा है, यह बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। जिसके बाद उसकी आंखें बंद होने लगती है और वो कह रहा होता है कि मेरा दिल बहुत ही दर्द कर रहा है, यहाँ तक कि मेरा व्यू भी धुंधला हो रहा है, क्या यही मेरा अंत है। वो ये कह ही रहा होता है तभी उसे कोई माय मेजेस्टी कहकर पुकार रहा होता है, जिसको सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आंखों को दोबारा से खोलने लगता है। इसके बाद हमें दो खूबसूरत लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि माय मेजेस्टी आप फाइनली वापस आ गए। जिस पर दूसरी लड़की उससे कह रही होती है कि माय मेजेस्टी मैंने आपको बहुत मिस किया। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों को अपने सामने देखकर सरप्राइज होते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, और एक मिनट रुको, क्या मुझे दोबारा से न्यूबी विलेज में रिबॉर्न नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं इस अजीबो गरीब जगह पर क्या कर रहा हूँ, और यह दोनों प्रेटी गर्ल कौन है, इनको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि यह कोई प्लेयर होंगे, क्या यह कोई NPC है। वो ये सब कह ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक रेड फॉक्स गर्ल आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि माय मेजेस्टी क्या है आपको मैं याद हूँ, मैं सुदाजी हूँ। जिसके बाद वो अपने बड़े बड़े गुब्बारों के बीच से एक बोतल को निकालते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि और फाइनली मैं आपके साथ दोबारा से बात ले सकती हूँ। जिस बात को सुनकर वो बैगनी रंग वाली लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि माय मेजेस्टी आपने पिछली लाइफ में भी हमेशा सुदाजी के साइड लिया है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार मैं आपको सर्व करूंगी। जिसके बाद वह ग्रीन रंग वाली लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को शीशा दिखाते हुए उसे कह रही होती है कि यह बहुत खुशी की बात है माय मेजेस्टी कि आप वापस आ गए, चलिए मैं आपको स्नान करने में मदद कर दूंगी। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस मिरर में अपना फेस देखकर शॉक हो जाता है। जिसके बाद वह फनी तरह से उन पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार ये जगह कौन सी है और तुम लोग तीनों कौन हो और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जिसको ऐसे गुस्से में देखकर वह तीनों लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के सामने घुटने में गिर जाती है और उससे माफी मांगते हुए कह रही होती है कि माय किंग आप शांत हो जाइए, यह जुआन तोम है और हम तीनों बीस्ट गर्ल हैं जो कि इस तोम की रक्षा करते हैं। जिसके बाद दूसरी बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि माय मेजेस्टी आपने मरने से पहले एक भविष्यवाणी की थी कि आप 1000 साल बाद फिर से वापस आएंगे और वह समय आज है और हम तीनों बीस्ट आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शौक होते हुए कह रहा होता है कि क्या जुआन तोम और 3 गर्ल बीस्ट। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन खुश होते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि गेम में कोई बग है जो मुझे इन बीस्ट गर्ल के मास्टर के बॉडी में डाल दिया है, तो इसका मतलब अब मेरे पास एक खूबसूरत है लड़कियों का हैरम होगा। जिसके बाद ग्रीन रंग वाली लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से बड़ी सही तरह से माफी मांगते हुए कह रही होती है कि माय मेजेस्टी यह मेरी गलती है कि मैंने आपको अच्छे से सर्व नहीं कर सकी, प्लीज मुझे पनिश कीजिए। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए उससे कह रहा होता है कि तो ठीक है, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम अपने मुंह से मुझे सर्व करोगी।
जिसके बाद वह ठरकी जैसा शक्ल बनाते हुए कह रहा होता है कि जो कि मैं इनका मास्टर हूँ और यह मेरी हैरम एनपीसी है, तो मुझे इनसे मदद मांगना कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद सुजाजी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए काफ़ी ही सेक्सी तरह से उससे कह रही होती कि माय मेजेस्टी, क्योंकि आप वापस आ गए हैं तो क्यों ना हम साथ में बात लें। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर खुशी के आंसू रोते हुए कह रहा होता है कि सच में यार, यह तो जगह हेवन है, हेवन। मैं यहाँ से कभी नहीं जाना चाहता। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर किसी दरवाजे को खोलते हुए कह रहा होता है कि किसने सोचा होगा कि यहाँ पर जुआन यॉन तोम के अंदर एक हॉट स्प्रिंग होगा। तो दाजी ने मुझसे कहा था कि वह मेरा यहाँ पर इंतजार कर रही है। वो ये कह ही रहा होता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देखकर शॉक हो जाता है। जिसके बाद हमें सामने दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बीस्ट गर्ल अंडरवियर में खड़ी होती है और हमारा मेन कैरेक्टर का इंतजार कर रही होती है और उससे कह रही होती है कि माय मेजेस्टी, आपका एक नई लाइफ में स्वागत है। जिसके बाद वहाँ पर सुदाजी आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि माय मेजेस्टी, मैंने इस समय का काफी लंबे समय से इंतजार किया था। जिसके बाद वह अपने कपड़े उतार देती है, जिसे देखकर हमारे मेन कैरेक्टर की नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वह ठरकी जैसा शक्ल बनाते हुए कह रहा होता है कि वाह, यह कितना अच्छा व्यू है और उसके कितने बड़े बड़े हैं। जिसके बाद वह उस हॉट स्प्रिंग के पानी को सूंघते हुए कह रहा होता है कि क्या इस हॉट स्प्रिंग के पानी से तो मुझे शराब की स्मेल आ रही है। सच में यह गेम ना ही सिर्फ असली जैसा लगता है, बल्कि यह असली जैसा महकता भी है। जिसके बाद सुजाजी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए उसे बता रही होती है कि माय मेजेस्टी, आप पहले शराब में नहाना पसंद करते थे और कहते थे कि इससे न केवल हमारी थकान मिटती है, बल्कि यहाँ पर ट्रेनिंग करने से हमारे कल्टीवेशन भी बढ़ती है। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कह रहा होता है कि क्या इससे कल्टीवेशन बढ़ता है? ठीक है, तो हम यहाँ पर कल्टीवेशन शुरू करते हैं। जिसके बाद सुजाजी हमारे मेन कैरेक्टर पर सेक्सी तरह से चिपकते हुए उससे कह रही होती है कि इस स्ट्रॉन्ग चेस्ट और ग्रेट पावर के साथ यह सचमुच में मेरा किंग है। यह मेरे लिए ऑनर की बात होगी कि मैं आपके साथ फिर से जुड़ सकूंगी। जिसके बाद वहाँ पर वह दोनों बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर से चिपकते हुए कह रही होती है कि माय मेजेस्टी, मुझे भी आपके साथ कल्टीवेशन करना है। जिस पर दूसरी लड़की है उससे कह रही होती है कि माय मेजेस्टी, आपको हम सभी को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उनसे हंसते हुए कह रहा होता है कि ठीक है, तो तुम भी मेरे साथ कल्टीवेशन कर सकती हो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अलग अलग पोर्टल में जाते हुए कह रहा होता है कि यह कितना ही मजेदार है। जिस पर सुदाजी हमारे मेन कैरेक्टर से सेक्सी तरह से कह रही होती है कि माय किंग, मैं अब और ये नहीं कर सकती। जिसके बाद वो दोनों बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि माय मेजेस्टी, अब हम भी और नहीं कर सकते, आप बहुत ही स्ट्रांग हैं। हम लोग ये कह ही रहे होते हैं, तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम के स्पेस में दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास से कई सारे गोल्डन लाइट निकल रहे होते हैं। जिसके बाद सिस्टम उसे बता रहा होता है कि बधाई हो होस्ट, आपने एक हिडन क्लास वुमन मोनार्क अनलॉक कर लिया है और अपने वाइन पूल में बांट लिया है, जिसकी वजह से आपकी कल्टीवेशन स्पीड 72 घंटे के लिए बढ़ा दी गई है और आपने एक न्यू स्किल सीखा है, जिसपे आप किसी भी मैजिक ट्रेजर को बिना कास्टिंग टाइम के 3 टाइम यूज कर सकते हैं। पर ऐसा करने की वजह से वह ट्रेजर अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस सब को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कह रहा होता है, आज की रात तो मेरे लिए काफी अच्छी गई। आज न केवल मैंने हिडन क्लास अनलॉक किया, बल्कि मैंने एक स्किल भी सीख लिया। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह ग्रीन रंग वाली बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर के पास दौड़ कर आते हुए उसे बता रही होती है कि माय मेजेस्टी, एक बैड न्यूज है। सैन गोंगबाओ लोगों को जियान युआन तोम में इकट्ठा कर रहा है और वह सिस्टर जाजी को भी वहाँ पर किसी मैटर पर बात करने के लिए बुला रहा है। जिस बात को सुनकर वह हैरान होते हुए उससे पूछ रहा होता है कि क्या सैन गोंगबाओ, आखिरकार यह कौन है? जिस पे वह उसे बता रही होती है कि माय मेजेस्टी, सैन गोंगबाओ कोई नॉर्मल विलन नहीं है। वह न केवल इमोर्टल फिल्म का गद्दार, बल्कि डीमन के साथ भी मिला हुआ है। अगर उसे यह पता चल गया कि आप वापस आ गए हैं, तो वह आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकता है। इसके बाद वहां पर सुजाजी आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को अपने स्पेस टाइप आर्टिफैक्ट के अंदर डालते हुए उससे कह रही होती है कि माय किंग, आप चिंता मत करिए, मैं आपको छुपाने में मदद करती हूँ। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर ठरकी जैसा शक्ल बनाते हुए उसे कह रहा होता है कि सच में तुम्हारी यह स्किल तो काफी ज्यादा औसम है, इसने तो मेरी पूरी औरत छुपा दी। जिसके बाद वहाँ पर ग्रीन रंग वाली बीस्ट गर्ल आते हुए सुजाजी से कह रही होती है कि सिस्टर जाजी, हमें जल्दी से जुआंगजोंग हॉल में जाना चाहिए, वरना सैन गोंगबाओ को हमारे ऊपर शक हो सकता है। जिसके बाद हमें जुआंगजोंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुजाजी पहुंच गई होती है, जहाँ पर सैन गोंगबाओ अपने थ्रोन पर बैठा होता है और सुजाजी से कह रहा होता है कि सुजाजी, काफी लंबा समय हो गया हमें मिले हुए। जिस बंदे को देखकर सुजाजी उस पर अटैक करते हुए गुस्से में कह रही होती है कि सैन गोंगबाओ, यह थ्रोन हमारे किंग की है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसमें बैठने की। जिसपे एक डीमन मॉन्स्टर सुजाजी का अटैक रोकते हुए उससे कह रहा होता है
कि आखिरकार तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल फॉक्स की हिम्मत कैसे हुई हमारे न्यू किंग के ऊपर अटैक करने की। जिसपे सूजाजी गुस्से में उसे देखते हुए उसे कह रही होती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। जिसके बाद वह उसे खींच कर लात मार के उसे दूर फेंक देती है। जिसपे दूसरा डीमन उससे घबराते हुए उसे कह रहा होता है कि रुकिए मास्टर सेन, आप इस गेम को ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आप ह्यूमन एसेंस को पाना चाहते हैं तो आपको उनकी बात को सुननी होगी, तो प्लीज आप शांत हो जाइए और देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उस जेट पेंडेंट के अंदर से कह रहा होता है कि क्या वह गेम को ऑपरेट कर रहा है, यह तो कोई नॉर्मल एनपीसी द्वारा कही जाने वाली बात नहीं लगती। जिस बात को सुनकर सूजाजी अपने अटैक को रोकते हुए उससे कह रही होती है कि तो ठीक है, तो तुम जल्दी से कहो जो तुम कहना चाहते हो। जिसके बाद सेंगोंबाओ उससे कह रहा होता है कि सूजाजी डी सीन को मरे हुए हजारों साल हो गए हैं, फिर भी तुम उसके लिए इतने ज्यादा लॉयल हो, कोई बात नहीं। जिसके बाद वो मन ही मन कह रहा होता है कि हालांकि इस फॉक्स को यहाँ पर हजारों साल से सप्रेस किया गया है, फिर भी यह मेरे लिए कुछ काम की हो सकती है, मुझे इसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करना चाहिए। जिसके बाद हमें राइटर बताता है कि हेवन के सुप्रीम लॉर्ड ने डिसाइड किया कि वह इंसानों के लिए हेवन के गेट दोबारा से खोलेगा, जिसके लिए उन्होंने जियांग जियांग के साथ मिलकर एक गेम को बनाया जिसका नाम ग्लोरी कॉन्क्वेस्ट था। इस गेम को खेलने के लिए आपको वीआर हेलमेट पहनना पड़ता है, जो कि आपके सोल को ट्रेनिंग करने के लिए एक स्मॉल वर्ल्ड में भेज देता है। क्योंकि यह गेम ह्यूमन वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस था, इसलिए इस गेम की रिलीज होने के सिर्फ 3 महीने के अंदर लगभग 10 लाख लोगों ने इस गेम को खेला। और अगर इस गेम में कोई प्लेयर इंजर्ड या फिर मरता है तो उसका एक स्मॉल अमाउंट में एसेंस की हानि होती है, लेकिन इससे उसकी हेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब से सैन गोंबाओ ने जियांग जियांग को सील करने में कामयाबी हासिल की है और इस गेम को डीमन रियल्म से जोड़ा है, तब से पूरे गेम के मैकेनिज्म बदल गई है। मॉन्स्टर अब एनपीसी बन गए हैं जो कि इस छोटी सी दुनिया में फैले हुए हैं और वे सारे ह्यूमन को मारकर उनके एसेंस को डिवॉर कर रहे हैं। और समेरु पर्वत, जहाँ 9 पर्वत और 8 नदी है, उसे करंटली सैन गोंबाओ द्वारा और मिशन के 7 मॉन्स्टर द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने द वेस्ट दोबाओ, होली मदर, जिनलिन और अन्य लोगों को भी हर द्वीप की रक्षा करने के लिए इनवाइट किया है, जिसका मकसद सैन गोंबाओ से हार न मानने वाले गॉड को सप्रेस करना और हाई लेवल प्लेयर के एसेंस को इकट्ठा करने में मदद करना है। अभी तक 80% ही प्लेयर फर्स्ट स्टेट आयरन फेंस माउंटेन में है और केवल 20% ही सेकंड स्टेट एलिफेंट ट्रंक माउंटेन में आगे बढ़ पाए हैं। हालांकि वो पहले ही हमारे मॉन्स्टर का सामना कर चुके हैं और उनमें से कई सारे प्लेयर हमारे मॉन्स्टर द्वारा पकड़े जा चुके हैं। और हेवन के लॉर्ड इस समय सक्लूशन में चले गए हैं और वह कम से कम 1000 साल तक सक्लूशन में रहेंगे। यह समय हमारे लिए यूनिवर्स के सभी ह्यूमन की सोल को इस छोटी सी दुनिया में लेकर उनके एसेंस को डिवॉर करने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है। इस एसेंस से हमारी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है और हम डीमन रियलम के सुप्रीम मास्टर के तीनों लोगों पर कब्जा करने का सपना जल्द ही पूरा कर सकते हैं। जिन सब बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार यह क्या बकवास है, यह कोई गेम नहीं है, बल्कि यह तो हेवन के लॉर्ड और जियांग जियांग द्वारा बनाई गई एक स्मॉल वर्ल्ड है और सैन गोंबाओ ने पहले ही जियांग जियांग को सील कर दिया है और इस गेम का सारा कंट्रोल अपने हाथों पे ले लिया है। तो इसका मतलब यह है कि इस गेम में जो एनपीसी है वो असली इमोर्टल और मॉन्स्टर है और मैं सच में किंग जाओ का रिइंकार्नेशन हूँ। दूसरे लोग गेम में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरे फादर और कजन क्यों कोमा में हैं। जिसके बाद सैन गोंबाओ सूजाजी के पास आते हुए उससे कह रहा होता है कि सूजाजी, मुझे याद है कि डी सेन ने मरने से पहले कहा था कि वह 1000 साल बाद फिर से रिइंकार्नेशन लेगा। क्या तुम्हारे पास उसको लेकर कोई सुराग है? वुमन किंग का एसेंस हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम उसकी सोल और एसेंस को डिवॉर करते हैं तो उससे हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तुम चाहे कितने ज्यादा मोहित क्यों ना हो, तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारे लिए अधिक इम्पोर्टेंट क्या है। जिस पर सूजाजी उससे कह रही होती कि सैन गोंबाओ, हाल ही में जियांग जियांग तो में कोई अब नॉर्मल चीज नहीं दिखी गई है। अगर किंग का रिइंकार्नेशन भी हो जाए तो उसे अपनी पुरानी मेमोरी याद नहीं रहेगी और वह कभी भी यहाँ पर लौट कर नहीं आएगा। जिस पर सैन गोंबाओ मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि जुआन युआन तोम के तुम तीनों बीस्ट यहाँ हजारों सालों से फंसे हुए हो, है ना? एक बार जब तुम हमें डिसेन के रिइंकार्नेशन को ढूंढने में मदद कर दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करने में मदद कर दूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए उससे कह रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके बारे में अच्छे से सोचोगे। जिसके बाद वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उस जेट पेंडर से निकलते हुए कह रहा होता है कि मैं सैन गोंबाओ और मिशन के 7 मॉन्स्टर को इस गेम पर और कंट्रोल करने नहीं दूंगा, वरना ना सिर्फ लाखों लोग मरेंगे बल्कि डीमन रियलम हमारी दुनिया पर भी अटैक कर सकता है। मुझे अब काफी अच्छी तरह से ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मैं सैन गोंबाओ को रोक सकूं। जिस बात को सुनकर वह तीनों बीस्ट कल हमारे मेन कैरेक्टर के आगे नील डाउन करते हुए उससे कह रही होती कि माय किंग, आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। जिसके बाद सूजाजी हमारे मेन कैरेक्टर को एक सील देते हुए उसे कह रही होती कि माय किंग, यह गोल्डन सील है, आप इसे अपनी पुरानी लाइफ में इस्तेमाल किया करते थे। इस सील को सिर्फ ह्यूमन मोनार्च की ब्लड लाइन वाला बंदा ही खोल सकता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस सील को देखते हुए कह रहा होता है कि अच्छा, तो यह सील किंग जाओ का रेलिक है। मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि इस सील के अंदर कौन सा ट्रेजर छुपा होगा। जिस पर सूजाजी हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि माय किंग, आप जल्दी करिए, आप इसे खुलने का कमांड दीजिए, जिसके बाद ये खुल जाएगा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर उसे खुलने का कमांड दे देता है। उसके ऐसा कहने के साथ ही वह गोल्डन सील से काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस गोल्डन लाइट की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है कि चलो फाइनली सील खुल गया, चलो देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। जिसके बाद हमें उस सील के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एक जंग लगा हुआ स्वॉर्ड होता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए कह रहा होता है कि क्या एक स्वॉर्ड। जिसके बाद सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को उस स्वॉर्ड के बारे में बता रहा होता है कि बधाई हो, आपने किंग जाओ की सील से एक रेयर आइटम अनलॉक किया है। यह आइटम सोल से जुड़ी हुई है, यानी प्लेयर के मरने के बाद भी ड्रॉप नहीं होगा। प्लेयर के 20 लेवल पहुंच जाने पर यह सील दोबारा से खोला जा सकता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस स्वॉर्ड को देखकर अजीब सा शक्ल बनाते हुए कह रहा होता है कि क्या यह कोई मजाक है, यह स्वॉर्ड तो जंग लगी हुई है। जिसपे बैगनी रंग वाली बिस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि ऐसा लगता है कि यह ड्रैगन फिनिक्स स्वॉर्ड है, जिसे आप अपनी पिछली लाइफ में इस्तेमाल किया करते थे। यह कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है। इस स्वॉर्ड की मदद से आप लाखों आदमी को अपने एक सिंगल अटैक से डिफीट कर सकते हो, लेकिन इसे एक्टिव करने के लिए आपको काफी ज्यादा रेयर मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बाद में मटेरियल की एक लिस्ट भेज दूंगी। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस स्वॉर्ड को वापस से सील के अंदर रखते हुए कह रहा होता है कि तो अभी के लिए यह स्वॉर्ड मेरे लिए पूरी तरह से यूजलेस है। अभी मुझे अपने AK-47 से ही काम चलाना पड़ेगा। मुझे जल्दी करना चाहिए और जब तक बफ चल रहा है मुझे लेवल अप कर लेना चाहिए। जिसके बाद सूज आती हमारे मेन कैरेक्टर से चिपकते हुए उससे कह रही होती है कि माइकिंग आप सचमुच में हमें छोड़ के जा रहे हैं। आप इतने लंबे समय बाद यहाँ आए हैं, मैं आपको दोबारा से छोड़ के यहाँ से नहीं जाने दूंगी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके सिर पर अपना हाथ चलाते हुए उससे कह रहा होता है कि सूदाजी तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को मिलने के लिए आता रहूंगा। जिसपे सूदाजी खुश होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि तो इसका मतलब यह है कि मैं आपको फिर से सर्व कर पाऊंगी। माइकिंग, मैं जियांग तुनतोम की बाधा को तोड़ने के लिए पूरी लगन से ट्रेनिंग करूंगी ताकि मैं आपकी जल्द से जल्द मदद कर सकूं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां से टेलीपोर्ट होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके सिस्टम पर एरर शो हो रहा होता है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए कह रहा होता है कि यह अजीब है, न्यूवी विलेज में हर घंटे टेलीपोर्ट चालू रहता है, लेकिन मैं टेलीपोर्ट क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। जिसपे बैगनी रंग वाली बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि माइकिंग टेलीपोर्ट के लिए जुआन तोम न्यूवी विलेज से बहुत दूर है, इसलिए आप टेलीपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर फनी तरह से सोचने लगता है कि तो इसका मतलब मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, तो मैं यहाँ पर रहकर लेवल अप कैसे करूंगा और सैन गांव से कैसे जाकर लड़ूंगा। जिसपे ग्रीन रंग वाली बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए उससे कह रही होती है कि माइकिंग आप चिंता मत करिए, आपके जेट सील के अंदर एक टेलीपोर्टेशन का फंक्शन है, बस आप सोचिए कि आपको कहाँ जाना है, जिसके बाद वो आपको वहाँ पर टेलीपोर्ट कर देगा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस जेट सील को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो उसे अपने आप को न्यूवी विलेज पर टेलीपोर्ट करने को कह देता है। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक ब्लू लाइट का बीम आ जाता है। जिसके बाद वह तीनों बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर के आगे नील डाउन करते हुए उसे अलविदा कर रही होती है। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि फाइनली न्यूवी विलेज में टेलीपोर्ट हो गया होता है। कह रहा होता है कि चलो मैं फाइनली न्यूवी विलेज में पहुंच गया, मैं बाद में लेवल अप करने के लिए जाऊंगा। वो ये कह ही रहा होता है तभी कुछ लोग हमारे मेन कैरेक्टर की ओर हाथों में हथियार लेकर आगे आ रहे होते हैं, जिसे देखकर हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें बाहर आ जाती है। जिसके बाद उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि दोपहर हो गया है, फील्ड बॉस अपेयर हो गया होगा, सबको जल्दी वहाँ पर चलो। जिसके बाद एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि रास्ते पर कौन खड़ा हुआ है, जल्दी वहाँ से हटो। जिसके बाद वह सभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर के बगल से होकर गुजर जाते हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वो ये कह ही रहा होता है तभी हमें यहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को रास्ते से हटने को कह रही होती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस आवाज को सुनकर पीछे मुड़कर देखने लगता है, लेकिन तभी वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर से जंप कर देती है। जिसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। जिसके बाद वह दूसरों लोगों के सिर पर अपना पैर रखते हुए जा रही होती है, जिसपे वह लोग उस लड़की को गाली देते हुए कह रहे होते हैं कि क्या तुमने हमारे सिर को कोई स्टोन समझ के रखा है जो कि तुम हमारे सिर पर पैर रख कर जा रहे हो। जिस लड़की को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर ठाटकी जैसा शक्ल बनाते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार ये लड़की कौन थी, इसका फिगर कितना ही अच्छा था। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर जुआन तोम से टेलीपोर्ट होकर न्यू विलेज में आ गया होता है। तभी उसे पता चलता है कि एक जगह पर फील्ड बॉस अपेयर हो रहा है और अब उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग फील्ड बॉस के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वह बॉस इतना पावरफुल होता है कि उस पर उस अटैक का कोई असर नहीं हो रहा होता है और वह उल्टा ही उन पे अटैक करने लगता है। जिसपे एक बंदा वहाँ पर अपनी जान को बचाकर भागते हुए कह रहा होता है कि यह मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, हमारा अटैक इस पर कोई असर नहीं कर रहा है, तो अब हम इसे मॉन्स्टर से कैसे लड़े।
जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर एक पत्थर के पीछे से निकलते हुए कह रहा होता है कि इस बॉस मॉन्स्टर को मारने से मुझे काफी अच्छा लूट मिल सकता है, लेकिन मैं पहले इसे अच्छे से ऑब्जर्व करूंगा, फिर जाके उस पर अटैक करूंगा। वो ये कह ही रही होती है, तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। जिसके बाद वह लड़की उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए कह रही होती है कि यह टेंटिकल बहुत परेशान करने वाली है, चलो पहले इन्हें ही काटते हैं। ऐसा कहकर वह उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद वह अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मॉन्स्टर के टेंटिकल को काफी आसानी से काटते हुए कह रही होती है कि मैं इस मॉन्स्टर से 2 लेवल कम की हूँ, फिर भी मैं इसे अच्छे से संभाल सकती हूँ। जिसके बाद हमें उस मॉन्स्टर का हेल्थ बार को दिखाया जाता है, जो कि उस अटैक की वजह से उसका HP 10% से ड्रॉप हो गया होता है। जिस लड़की को उस मॉन्स्टर से ऐसे लड़ते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि इस लड़की की स्वॉर्ड स्किल इतनी भी खराब नहीं है। वो ये कह ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से उस मॉन्स्टर का एक टेंटिकल जमीन के अंदर से उसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है। जिसके बाद वह टेंटिकल उन दोनों को पकड़ लेता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए कह रहा होता है कि ओ नो, मैं इतना अनलकी कैसे हो सकता हूँ, मैं उस मॉन्स्टर से इतना दूर था फिर भी उसने मुझे सेंस कर लिया। जिसके बाद वह लड़की उस टेंटिकल से आजाद होने के लिए स्ट्रगल करने लगती है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर का खड़ा हो जाता है। जिस चीज को फील करके वह लड़की हैरान होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि आखिरकार तुम अपने पॉकेट में कौन सा वेपन छुपाए हुए हो जो मेरे बेली में चुभ रहा है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए उसे कह रहा होता है कि नहीं नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैंने अपने पॉकेट में कोई सा भी वेपन नहीं छुपाया है। जिसके बाद उस लड़की को अपने बगल में टंगे हुए कुछ फ्रूट पर नजर पड़ती है, जिसे देखकर वह हैरान होते हुए कह रही होती है कि रुको, क्या यह जिनसिंग फ्रूट है? लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यह फटने वाला है। और उसके इतना कहने के साथ ही वह फ्रूट उनके सामने फट जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एंड वक्त पर उसके सामने आकर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी शर्ट फट जाती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, दूसरा एक्सप्लोजन जल्दी ही फटने वाला है, अगर तुम्हारे पास कोई मैजिकल आइटम हो तो उसे जल्दी से यूज करो। जिसपे वह घबराते हुए उसे कह रही होती है कि हाँ, मेरे पास एक मैजिकल आइटम है तो, पर मैं उसे अपनी इस हालात में एक्टिव नहीं कर सकती। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसके करीब आते हुए उससे कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास इसे एक्टिव करने का एक तरीका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बॉडी की स्मेल को सूंघते हुए कह रहा होता है कि वाह, इसकी बॉडी की स्मेल कितनी ही ज्यादा अच्छी है। जिसको ऐसे अजीबोगरीब हरकत करते हुए देखकर वह उससे कह रही होती है कि ए, तुम क्या कर रहे हो, दूसरा एक्सप्लोजन जल्दी होने वाला है, तुम जल्दी से कुछ करो। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास नेकलेस को एक्टिव करने के लिए एक तरीका है, तो तुम जल्दी से उसे यूज करो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम शांत रहो और हिलना मत। जिसके बाद वह उसके गले से नेकलेस को निकाल लेता है। जिसको अपने आप पर इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर वह उस पर गुस्सा करते हुए उससे कह रही होती है कि आखिरकार तुम्हारे मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई। वो ये कह ही रही होती है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस मैजिकल आइटम को एक्टिव कर देता है। जिस मैजिकल आइटम से एक फायर का बना हुआ फिनिक्स बाहर निकल कर आ जाता है, जिसे देखकर वह लड़की हैरान होते हुए कह रही होती है कि क्या उसने उसे एक्टिव कर दिया। मेरे इस नेकलेस को एक्टिव होने के लिए काफी ज्यादा समय लगता है, लेकिन उसने इसे इतनी जल्दी कैसे एक्टिव कर दिया। जिसके बाद वो फायर से बना हुआ फिनिक्स उस मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद वह अपना एक फायर का अटैक बनाकर उस मॉन्स्टर पर कर देता है, जो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वह उस मॉन्स्टर को अपने फायर में जलाकर मार देता है। जिसे देखकर आसपास के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या यह मॉन्स्टर एक ही अटैक में मारा गया, क्या यह नेकलेस 3 मिलियन हुआसिया डॉलर का खरीदा हुआ फायर आर्टिफैक्ट नहीं है। यह मैजिकल आइटम इतना पावरफुल था कि उस मॉन्स्टर को अपने एक ही बार में मार दिया। हे भगवान, क्या यही अमीर प्लेयर और हम आम लोगों के बीच में अंतर है। जिसके बाद एक बंदा उस लड़की को देख कर कह रहा होता है कि रुको, मैं उससे खूबसूरत लड़की को पहचान गया, वह तो क्यूआन ग्रुप की वारिस है, लेकिन उसके बगल में खड़ा हुआ लड़का कौन है, वह मेरी गॉडेस है, उससे दूर रहो। जिसके बाद एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही होती कि हनी, मुझे भी एक ऐसा ही मैजिकल आइटम चाहिए, क्या तू मेरे लिए इस तरह का एक मैजिकल आइटम खरीद दोगे। वो ये सब कह ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक टकला बंदा घबराते हुए सभी लोग से कह रहा होता है कि सभी लोग उधर देखो, वह मॉन्स्टर अभी तक नहीं मरा है, वह जिनसिंग ट्री वापस से जिंदा हो गया है। जिस पर वह लड़की उस मॉन्स्टर को वापस से रिवाइव होते हुए देखकर घबराते हुए कह रही होती कि ओ नो, वो मॉन्स्टर वापस से रिवाइव हो गया और हमारा मैजिकल आइटम अभी भी आधे घंटे के लिए कूलडाउन की स्टेट में चला गया है, अब हम क्या करें। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसके आगे आते हुए उससे कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। जिसको इस तरह से आगे आते हुए देखकर आसपास के लोग हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि देखो वो बंदा क्या कह रहा है, वह खुद 9 लेवल का प्लेयर है और वह 14 लेवल के मॉन्स्टर से लड़ाई करने के लिए जा रहा है। हाँ, यह क्या मजाक है। और उनसे अलग कुछ लोग हमारे मेन कैरेक्टर को सपोर्ट करते हुए उससे कह रहे होते हैं कि हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो, हाँ, मैं तुम पर भरोसा है, जरूर मिस फैंग के पास कोई और दूसरा मैजिकल आइटम होगा। जिन सभी की बातों को सुनकर फैंग कियर मन ही मन गुस्सा करते हुए कह रही होती कि बकवास, मेरे अधिकतम ट्रेजर सिटी बैंक के लॉकर में है, अगर यह काम नहीं किया तो
तो भागना ही सबसे अच्छा विकल्प होगा। भले ही यह शर्मनाक हो सकता है, लेकिन इससे मैं कम से कम सब कुछ तो नहीं खोऊंगी। जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। जिसके बाद वह अपना एक पावरफुल फायर अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है, जिस अटैक से उस मॉन्स्टर का एचपी 80% तक ड्रॉप हो गया होता है। जिसके बाद हमें फैंग क्यूअर और उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का कुछ समय पहले मजाक उड़ा रहे होते हैं। वह लोग हमारे मेन कैरेक्टर को उस मैजिकल आइटम को दोबारा से यूज करते हुए देखकर हैरान होते हुए कह रहे होते हैं कि क्या उसने उस मैजिकल आइटम को दोबारा से एक्टिव कर दिया? क्या यह पहले मिस फैंग का आर्टिफैक्ट नहीं था? जिसपे दूसरा बंदा उससे कह रहा होता है कि क्या इस मैजिकल आइटम का कूल डाउन नहीं है? वह उसे बार बार यूज कैसे कर पा रहा है? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर अपने फायर से बना हुआ फिनिक्स से कह रहा होता है कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसे और जोर से जलाओ। जिसपे वो फिनिक्स उस मॉन्स्टर को और जोर से जलाने लगता है। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है कि वह मॉन्स्टर उस फायर से अटैक से जलकर भुना गया होता है और वह फाइनली मारा गया होता है। जिसको देखकर कि वह मॉन्स्टर फाइनली मारा गया है, वह लोग खुश होते हुए कह रहे होते हैं कि यह मैजिकल आइटम सचमुच में औसम है, यहाँ तक कि यह किसी म्यूटेट मॉन्स्टर को भी अपने 2 वार में जलाकर मार सकता है। जिसके बाद हमें एक सिस्टम का पैनल दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को उस मॉन्स्टर को डिफीट करने पर बधाई देते हुए उससे कह रहा होता है कि बधाई होस्ट, आपने एक म्यूटेट जिनसिंग ट्री को डिफीट किया है, जिससे आपको 5 जिनसिंग फ्रूट और म्यूटेट स्टार स्टोन और 15,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। और यहाँ तक कि हमारा मेन कैरेक्टर का लेवल 3 लेवल से बढ़ जाता है और उसका करंट का लेवल 12 लेवल होता है। जिसके बाद हमें फैंग क्यूअर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर ब्लश करते हुए कह रही होती है कि वाह, वह आदमी कितना ही ज्यादा पावरफुल है कि उसने लगातार 3 बार उस मैजिकल आर्टिफैक्ट को यूज किया है। वो ये कह रही होती है, तभी हमें उसके पीछे हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स और उसका अभी का बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है जो कि झाड़ियों के पीछे से निकलते हुए कह रहे होते हैं कि आखिरकार उस बास्टर ल्यू लियान का लक इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि उसे इतनी अच्छी मैजिकल आर्टिफैक्ट मिल गई। हमें एक अच्छा मौका ढूंढकर उससे सभी ये मैजिकल आर्टिफैक्ट छीनना होगा। जिसके बाद कुछ लोग हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, जरूर उसने कोई चीटिंग की होगी, वरना वह उस मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है। और एक लड़की कह रही होती है कि ल्यूलियन, तुम बहुत ही ज्यादा हॉट हो, तुम्हारे पावर को देखकर तो मेरे पैर के बीचों में कुछ कुछ होने लगा है। जिसके बाद एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि हो ना हो उसके मुंह में ही जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर वो अपने मुंह में कुछ ऐसा चीज छुपा रहा है जो उसे उस मैजिकल आर्टिफैक्ट को तुरंत एक्टिव करने में मदद कर रहा होगा। जिस बात को सुनकर फैंग क्यूअर सोचते हुए कह रही होती है कि हाँ, जरूर उसके मुंह में ही कुछ होगा, वरना वो कैसे मेरे मैजिकल आइटम को बिना कूल डाउन के यूज कर पा रहा होता। जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस मैजिकल आइटम को अपने हाथों में पकड़े हुए सोच रहा होता है कि सच में मैजिकल आइटम को बिना कूल डाउन के 3 बार इस्तेमाल करने वाला यह स्किल तो सच में बहुत ही अच्छा है। वो ये कह ही रहा होता है, तभी वह मैजिकल आइटम हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में टूटकर डिसअपीयर हो जाता है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होते हुए कह रहा होता है कि क्या यह $3 मिलियन का मैजिकल आइटम इतनी आसानी से टूट गया? वो ये कह ही रहा होता है, तभी कुछ लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर की ओर दौड़ कर आते हुए उससे कह रही होती कि वो हमारे सेवियर, हम आपको हमारी जान को बचाने के तौर पर हम आपको एक फ्रेंड्स किस देना चाहते हैं। जिस बात को सुनकर फैंग क्यूअर सोचते हुए कह रही होती कि हाँ, यह सही रहेगा, मैं एक किस के जरिए उसके सीक्रेट का पता लगा सकती हूँ और वह शायद मुझे मना भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वह सभी लड़कियों को साइड में हटाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की ओर दौड़ कर जाने लगती है। जिसे अपनी ओर दौड़ कर आते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए उससे कह रहा होता है कि मिस प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने आपकी मैजिकल आइटम को गलती से तोड़ दिया। जिस बात को सुनकर वह अचानक से उसके आगे आकर रुक जाती है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि मिस प्लीज मुझे माफ कर देना आपके ट्रेजर को तोड़ने के लिए। वो ये कह ही रहा होता है, तभी वह अचानक से उसे पकड़ कर किस कर देती है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसके बाद हमें राइटर बताता है कि जैसे जैसे उनका किस लंबा होता गया वे अनजाने में उस स्थिति में आ गए। जिसे देखकर आसपास के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वे लगातार 10 मिनट तक किस कर रहे हैं, क्या वे नहीं थक रहे हैं? जिस पर एक बंदा उससे कह रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी गॉडेस इस तरह से किसी भी आदमी को किस करेगी। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे रोकते हुए उससे कह रहा होता है कि रुको, मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा, मैंने कहा कि तुम्हारा फिनिक्स फेदर मुझसे गलती से टूट गया। जिसपे फैंग क्यूअर सोचते हुए कह रही होती है कि यह अजीब बात है, मैंने इसके मुंह में कुछ भी अजीब नहीं ढूंढ पाई। जिसके बाद वह उठते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि अगर वह टूट गया तो उसे टूटने दो, वह तो सिर्फ 3 मिनट का ही था। जिसके बाद वह उसे एक जगह की ओर इशारा करते हुए उससे कह रही होती है कि तुमने मुझे उस मॉन्स्टर के धमाके से बचाया है और इस लड़ाई के चलते तुम्हारा आर्टिफैक्ट भी डैमेज हो गया है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ बाहुआ टावर में जाकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा आर्टिफैक्ट ले सकते हो। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होते हुए कह रहा होता है कि क्या
बाहुआ टावर, वहाँ पर तो स्टार्टिंग बैठ ही मिलियंस में जाती है। क्या तुम मुझे सचमुच में वहाँ पर ले जाना चाहती हो? जिसपे फैंक ईयर उसके हाथ को पकड़ कर ले जाते हुए उसे कह रही होती कि तुम इसे मेरा एक थैंक यू समझो, लेकिन पहले हमें जाकर अपना कपड़ा बदलना होगा। जिसके बाद वो चलते हुए मन ही मन कह रही होती कि मुझे यह काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है कि मैंने अपना पहला किस खो दिया और उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। मैं बाद में उसके पूरे शरीर को चेक करूंगी। जिसके बाद वह एक शैतानी हंसी हंसते हुए कह रही होती कि लड़के आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह दोनों ही अपने घर में आ गए होते हैं। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उस घर को देखते हुए कह रहा होता है कि सच में यह गेम काफी ज्यादा सुंदर है। गेम की करेंसी के हिसाब से यह घर कम से कम करोड़ों में होगी। जिसके बाद वह उसके बेड पर कूदते हुए कह रहा होता है कि सच में यह बहुत ही ज्यादा रिच है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरे फादर ने ऐसा क्यों कहा था कि हम इस गेम की मदद से बहुत ज्यादा ही पैसे कमा सकते हैं। जिसके बाद फैंक यूर हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि लड़ाई की वजह से मेरे पूरे शरीर में चिपचिपापन महसूस हो रहा है, इसलिए मैं नहाने जा रही हूँ, तो तुम तब तक के लिए बेड पर आराम करो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसका इंतजार करते हुए सोच रहा होता है कि क्या हम अपार्टमेंट में कपड़े बदलने के लिए सहमत नहीं हुए थे, तो वह अब शावर क्यों ले रही है? क्या वह मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है? जिसके बाद हमें फैंक यूर को दिखाया जाता है जो कि एक बोतल को अपने हाथ पर लिए हुए सोच रही होती है कि लकीली मैंने पहले ही वीआईपी एरिया से एक बेहोशी की बोतल खरीद ली थी। जिसके बाद वह उसे अपने पूरे शरीर में लगाते हुए कह रही होती कि और जब वह बेहोश हो जाएगा तो मैं उसके पूरे शरीर की तलाशी लूंगी। जिसके बाद वह अपने पूरे शरीर में वह दवा को लगाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है। जिसके बाद वह उससे कह रही होती है कि बाव हुआ टावर को खुलने में थोड़ी देर लग सकती है, चलो तब तक के लिए हम आराम कर लेते हैं। जिसको ऐसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर का तो खड़ा हो जाता है और उसकी नोज ब्लडिंग होने लगती है। जिसके बाद वो हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, तुम जैसा कहो। जिसके बाद वह उसे अपने टांगों को दिखाते हुए उससे कह रही होती है कि आखिरकार तुम्हें मेरे पैर कैसे लगे। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने पप्पो को दबाते हुए उससे कह रहा होता है कि हाँ बहुत ही बढ़िया। जिसके बाद वह काफी सेक्सी तरह से हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि क्या तुम इसको टेस्ट करना चाहते हो। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कुत्तों की तरह अपने जीभ को लपलपाते हुए उसके पैर को चाटने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक से उसकी ओर कूदते हुए उससे कह रहा होता है कि मैं अब इसे और नहीं रोक सकता। जिसको अपनी ओर इस तरह से कूदते हुए देखकर फैंक यूर हैरान होते हुए सोच रही होती कि आखिरकार वो बेहोश क्यों नहीं हो रहा। जिसके बाद हमें फैंक यूर के पास मेमोरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंक यूर किसी दुकानदार से कह रही होती कि मैनेजर क्या आपके पास कोई ऐसा सामान है जिससे कोई भी आदमी बेहोश हो जाए और आपकी दया पर निर्भर हो जाए। जिस पर वह दुकानदार उससे कह रहा होता है कि यंग लेडी उसे सिर्फ बेहोश कर देना काफी नहीं है, अगर वह एक बार बेहोश हो जाए तो फिर कोई फायदा नहीं। मेरे पास जो खास दवा है वह तुम्हारे सोच से भी ज्यादा तेज है। जिस पे फैंक यूर खुश होते हुए उससे कह रही होती कि तो ठीक है, तुम मुझे वही दवा दे दो। जिसके बाद हमें अब करंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंक यूर उस बूढ़े आदमी के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रही होती कि अरे नहीं, उस बूढ़े आदमी ने मुझे कोई बेहोशी की दवा नहीं दी बल्कि मर्दों की जोश बढ़ाने वाली दवा दे दी। वो ये सोच ही रही होती है तभी हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से उसे किस कर लेता है। जिसको अपने आप को इस तरह से किस करते हुए देखकर फैंक यूर शॉक हो जाती है और उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है और वह अपने प्लान को इस तरह से बर्बाद होते हुए देखकर वह काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। जिसके कुछ समय बाद वह भी अपने आप को उसमें एंजॉय करने लगती है। जिसके बाद क्या होना था, हमारा मेन कैरेक्टर का घोड़ा फैंक यूर के गुफा में घुस जाता है। जिसके अगले कुछ समय बाद एक ज्वालामुखी फट जाता है और उसमें से लावा बाहर आने लगता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंक यूर थकी हारी हुई अपने बेड पर लेटे हुए कह रही होती कि मैं उसके सिगरेट को पता नहीं लगा पाई और उल्टा मैं ही खुद ही पकड़ी गई और उसने मुझे 6 घंटे मेरे साथ लगातार वो सब किया, मैं पूरी तरह से थक गई हूँ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बेशर्मों की तरह हंसते हुए उससे कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, कल मैं कुछ ज्यादा ही अपने जोश में बहक गया था। जिस बात को सुनकर फैंक यूर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कह रही होती कि माफी मांगने का क्या फायदा, तुमने तो मेरे साथ वो सब कुछ कर ही लिया, अब तुम्हें मेरे से शादी करनी होगी। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर एक पल के लिए हैरान होते हुए कह रहा होता है कि क्या शादी। जिसपे फैंक यूर एक बुक को निकालते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि खैर अब तुम मेरे हो, अगर तुमने मेरे से अच्छे से व्यवहार नहीं किया तो मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगी। जिसके बाद वह उसके ऊपर से उड़ते हुए कह रही होती कि जाओ और कुछ नए कपड़े पहन लो, हम ऑक्शन के लिए बाहुआ टावर में जा रहे हैं। वो ये कहकर आगे बढ़ ही रही होती है तभी वो अचानक से अपने घुटनों के बल गिर जाती है। जिसको ऐसे गिरते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी फिक्र करते हुए उससे कह रहा होता है कि आखिरकार क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। जिसपे फैंक यूर फनी तरह से हमारे मेन कैरेक्टर को मारते हुए उससे कह रही होती कि यह सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे पूरी रात भर परेशान किया है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे माफी मांगते हुए उससे कह रहा होता है कि प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर देना। जिसके बाद फैंक यूर हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि अब तुम अकेले ही जाओ और इस कार्ड को भी अपने साथ ले जाओ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उस कार्ड को देखते हुए शॉक होते हुए कह रहा होता है कि क्या, यह तो ब्लैक कार्ड है, इस कार्ड में करोड़ों की लिमिट होती है। जिसके बाद वह अपने बेड में सोते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि मैं अब आराम करने जा रही हूँ, अगर तुम्हें वहाँ पर कोई सा भी चीज पसंद आए
तो उसे खरीद लेना। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर अपने कपड़े को पहनते हुए कह रहा होता है कि हालांकि मुझे मुफ्तखोरी पसंद नहीं है, फिर भी मुझे अपने फादर की रक्षा के लिए इसे ऐसा करना पड़ेगा। जिसके बाद फैंक यूर बेड पर लेटी हुई सोच रही होती कि सच में कल की रात मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। यह आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, शायद यह थोड़ी और ट्रेनिंग करेगा तो मेरी फैमिली वाले इसे स्वीकार कर लेंगे। और उसके इतना बोलने के साथ ही हमारा व्यू बाहुआ टावर के बाहर आ जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आ गया होता है और वह अंदर जाते हुए कह रहा होता है कि सच में यह जगह तो काफी ज्यादा कमाल की है, यहाँ पर तो एंट्री फीस ही 1 मिलियन है। लेकिन तभी वह साइड में देखते हुए कह रहा होता है कि क्या यह दोनों भी यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पर देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कह रहे होते हैं कि क्या यह फटीचर आदमी भी इस बाहुआ टावर के अंदर जाना चाहता है, क्या उसने अपनी शक्ल देखी है कि वह उस बाहुआ टावर के अंदर जा रहा है। जिसपे हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड उससे कह रही होती है कि आखिरकार उसके शक्ल को तो देखो, मैं काफी ज्यादा लक्की थी कि मैंने उसे छोड़कर जिनचाओ के साथ आ गई, वरना मैं भी उसके साथ अपनी लाइफ बर्बाद कर रही होती। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उनको गुस्से में देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है कि तुम दोनों कमीने, बस तुम इंतजार करो। जिसके बाद वह उस बाहुआ टावर के अंदर जाने लगता है। जिसपे एक बनी गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए उससे कह रही होती है कि सर क्या आप यहाँ पर ऑक्शन के लिए आए हैं? अगर आप यहाँ पर ऑक्शन के लिए आए हैं तो आपके पास 1 मिलियन से ज्यादा पैसा होना चाहिए, तभी जाकर आप ऑक्शन में शामिल हो सकते हैं। जिसको ऐसे बाहुआ टावर के अंदर जाते हुए देखकर जिनचाओ उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कह रहा होता है कि क्या वो फटीचर आदमी भी बाहुआ टावर में जाना चाहता है? अगर तुम बाहुआ टावर के अंदर चले जाते हो तो मैं टट्टी खा लूंगा। जिसपे उसकी एक्स उससे कह रही होती है कि लिवलियान तुम अपने आप को शर्मिंदा करना बंद करो, मैं तुम्हारी संपत्ति को अच्छी तरह से जानती हूँ। जिस पर आसपास के लोग इस चीज को देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या वह गरीब आदमी मिस्टर जैन से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, मुझे तो उस पर काफी ज्यादा तरस आ रही है। वे लोग हमारे मेन कैरेक्टर का ये सब कहकर मजाक उड़ा ही रहे होते हैं, तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर अपना वही ब्लैक कार्ड निकाल लेता है, जिसे देखकर वह दोनों शौक होते हुए कह रहे होते हैं कि क्या आखिरकार उसके पास लेजेंडरी ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है। जिसके बाद हमें उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का कुछ समय पहले मजाक उड़ा रहे होते हैं। जिसपे एक बंदा शौक होते हुए कह रहा होता है कि क्या मैं ये सही देख रहा हूँ? क्या यह सुप्रीम कार्ड नहीं है जो शहर में सिर्फ 3 ही रिलीज हुआ है? क्या यह आम सा दिखने वाला बंदा कोई बड़ा आदमी है? जिसपे उसके पीछे खड़ा हुआ बंदा वो कह रहा होता है कि तो क्या इसका मतलब अब मिस्टर सेन सचमुच में टट्टी खाएंगे? जिसपे वह दोनों हमारे मेन कैरेक्टर पर गुस्सा करते हुए उससे कह रहे होते हैं कि यह कैसे पॉसिबल है, जरूर यह नकली होगा। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड उस सिक्योरिटी गार्ड से कह रही होती है कि हाँ यह जरूर यह कार्ड नकली होगा, आपको यह कंफर्म करना चाहिए कि यह असली है या नहीं। जिसपे वह टकला बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को काफी गुस्से में घूरते हुए उसे कह रहा होता है कि बच्चे अगर यह कार्ड सच में नकली हुआ तो तुम बहुत ही बड़े मुसीबत में पड़ सकते हो। जिसके बाद वह उस कार्ड को अपने मशीन में चेक करने लगता है कि यह असली है या नहीं। जिसपे वह मशीन उस कार्ड को असली बता देती है। जिस बात को जानकर कि वह कार्ड असली है, वह गार्ड अपना बिहेवियर को अचानक से बदलते हुए उससे कह रहा होता है कि मिस्टर ल्यूलियन प्लीज मुझे माफ करिए आपसे इस तरह से बात करने के लिए, और प्लीज आप इस वीआईपी एरिया से जाइए। जिसके बाद वह टकला बंदा उन दोनों को गुस्से में घूरते हुए उनसे कह रहा होता है कि बाहुआ टावर के सामने शोर शराबा नहीं, अगर तुम्हें सच में टट्टी खाना है तो तुम सड़क के उस पार वाले टॉयलेट में जाकर खा सकते हो। आज मैं तुम दोनों की वजह से एक इम्पोर्टेंट इंसान को नाराज कर देता। जिसपे वह दोनों घबराते हुए कह रहे होते हैं कि यह नहीं हो सकता। जिसके बाद कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हुए उनसे कह रहे होते हैं कि तो मिस्टर सेन आप ईटिंग शो को कहाँ पर रख रहे हैं, हमें जरूर बताइएगा, हम आपको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर आएंगे। जिसके बाद वो दोनों भी उस गेट से जाते हुए कह रहे होते हैं कि धिक्कार है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वह ब्लैक कार्ड ल्यूलियन का हो सकता है, जरूर उसने किसी से यह छीना होगा। जिस पर वह टकला गार्ड उनके कार्ड को देखते हुए उनसे कह रहा होता है कि तुम लोगों का कार्ड एक नॉर्मल गोल्डन कार्ड है, तुम लोग वीआईपी गेट से नहीं जा सकते, तुम लोग उस लाइन से जाओ। जिस बात को सुनकर वह दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिसके बाद वह उस लाइन को देखकर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि क्या हमें इस लाइन से जाना होगा, आज तो सच में मेरा बैड लक चल रहा है। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड इतनी लंबी लाइन को देखकर गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि आज मैं अपनी कुछ फोटो को सोशल मीडिया में डालकर फ्लेक्स करना चाहती थी, लेकिन अब मैं वीआईपी एरिया का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। आखिरकार ल्यूलियन इतना रिच कैसे बन गया कि वह वीआईपी एरिया में जा रहा है। जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस ऑक्शन के अंदर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पर हर महीने एक रेयर आइटम का ऑक्शन होता है, लेकिन आज मुझे इन सामानों को देखकर यहाँ पर कोई स्पेशल नहीं लग रहा। जिसके बाद हमें जिनचाओ
जिनचाओ को दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को वीआईपी सीट में बैठे हुए देखकर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि इस कमीने को यह कार्ड जरूर सड़क पर गिरा हुआ मिल गया होगा, वरना इसके पास ये कैसे हो सकता है। अगर उसने उस कार्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश किया तो मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा। जिसके बाद बाहुआ टावर की ओनर सभी के सामने आते हुए सभी लोगों से कह रही होती है कि प्लीज आप सभी लोग सब्र रखें, बाहुआ टावर की मेन ऑक्शन अब स्टार्ट होने वाली है। जिसके बाद वह ऑक्शन की फर्स्ट आइटम को सभी लोगों के सामने लाते हुए कह रही होती है कि ऑक्शन का फर्स्ट आइटम एक आइस जेट एसेंस बर्नर है। यह एक हाई ग्रेड की मैजिकल आइटम है। यह आइटम लड़ाई के समय में आपकी हेल्थ को 50% तक बढ़ा देता है और इसका कूल डाउन 30 मिनट का है। इसका स्टार्टिंग बेट 1 मिलियन हुआसिया डॉलर है और इसका बेट 1 लाख से इंक्रीज होता रहेगा। जिसके बाद वह सभी लोग बेट करने लगते हैं। कोई 1.3 मिलियन बेट करता है तो कोई 1.5 मिलियन बेट करता है और ऐसे ही करके वह बेट बढ़ता रहता है। लेकिन तभी वहाँ पर जिनचाओ अपनी जगह से उठते हुए 4 मिलियन का बेट कर देता है और वो कह रहा होता है कि आज मैं यह आइस जेट एसेंस बर्नर को मेरी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करूंगा। और हमारे मेन कैरेक्टर का इनडायरेक्टली मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि और मैं उस आदमी जैसा नहीं हूँ जिसने 3 सालों में अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर सिर्फ 30,000 रुपए ही खर्च किया हो। जिसको देखकर हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स उससे कर रही होती है कि जिनचाओ आई लव यू, मुझे पता है कि तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। और जिनचाओ मन ही मन हंसते हुए कह रहा होता है कि ल्यूलियन अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे से ज्यादा बेट कैसे करते हो। और वो ये कह ही रहा होता है तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर 4 मिलियन का बेट कर देता है। जिसको देखकर एक बंदा हैरान होते हुए कह रहा होता है कि क्या इसने 4 मिलियन का बेट कर दिया, क्या यह कोई टाइकून है। जिसको ऐसे बेट करते हुए देखकर जिनचाओ गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि क्या यह अपने पैसे का इस्तेमाल शो ऑफ करने के लिए कर रहा है। ल्यूलियन अब तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद बाहुआ टावर के ओनर हैमर को मारते हुए उस आइटम को ल्यूलियन को बेच देती है। जिसके बाद एक बनी गर्ल उस आइटम को वहाँ पर लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को दे देती है। जिस आइटम को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि यह आइटम लड़ाई के समय में प्लेयर की हेल्थ को 50% तक बढ़ा देती है और इसमें आधे घंटे का कूल डाउन है। लेकिन मेरी उस स्किल के चलते मैं इसे बिना कूल डाउन के लगातार 3 बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। सच में 4 मिलियन में यह तो किसी लाइफ सेवर की तरह है। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर ब्लश करने लगती है और उसे अलग ही लेवल की गलतफहमी हो जाती है कि वह उस आइटम को उसे गिफ्ट करने के लिए खरीदा है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि आगे आने वाली हर सामान बेकार आ रही होती है। जिसके बाद बाहुआ टावर के ओनर अपने ऑक्शन की लास्ट आइटम को सभी लोगों के सामने लाते हुए सभी लोगों से कह रही होती है कि अब मैं आप लोगों के सामने हमारे ऑक्शन की लास्ट आइटम और सबसे खास आइटम को लाने वाली हूँ। इस रोप को सोने और ड्रैगन की हड्डी से बनाया गया है। इस रोप को पहनने से आप किसी भी मैजिकल अटैक और शारीरिक अटैक से बच सकते हैं। इस रोप की स्टार्टिंग बेट 3 मिलियन से स्टार्ट होती है। जिस रोप को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर और आसपास के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और एक बंदा कह रहा होता है कि क्या यह कपड़ा तो एक बहुमूल्य पोशाक है, इसे वॉरियर और मैच दोनों ही पहन सकते हैं, मुझे यह किसी भी कीमत पे खरीदना होगा। जिसपे उसके पीछे वाला बंदा उससे कह रहा होता है कि अगर आप इसे खरीदते हैं तो बॉस की सारी मार आपको अकेली झेलनी पड़ेगी। गेम के शुरुआती दौर पर हमें ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उस रोप को देखकर हंसते हुए कह रहा होता है कि हाँ यह रोप तो काफी ज्यादा मस्त है। जिसके बाद वह सभी लोग उस रोप पे बेट करने लगते हैं। जिसपे कोई 1 मिलियन बेट करता है तो कोई 1.5 मिलियन बेट करता है। जिन सभी को उस रोप पे बेट करते हुए देखकर जिनचाओ उस पर 5 मिलियन का बेट कर देता है और मन ही मन खुश होते हुए कह रहा होता है कि ल्यूलियन अब मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा कैसे बेट करते हो। और वहीं उसके पीछे हमारे मेन कैरेक्टर की ऐसे उससे कह रही होती है कि जिनचाओ तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जिसको ऐसे बेट को इतना बढ़ाते हुए देखकर आसपास के लोग शौक होते हुए कह रहे होते हैं कि क्या उसने 5 मिलियन का बेट किया है, मिस्टर सेन तो सच में औसम है। वो लोग ये कह ही रहे होते हैं तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस पर 10 मिलियन का बेट कर देता है। जिसको ऐसे बेट को इतना बढ़ाते हुए देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और सभी लोग उस पर गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं कि क्या 10 मिलियन, क्या मैंने सही सुना, इस आदमी ने फिर से बेट को इतना दुगना बढ़ा दिया। जिसपे एक बंदा रोते हुए कह रहा होता है कि 10 मिलियन हुआसिया डॉलर, मुझे इतना पैसा कमाने के लिए पूरी लाइफ भर काम करना पड़ेगा, फिर भी मैं इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा। जिसके बाद हमें बाहुआ टावर की ओनर को दिखाया जाता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा बेट लगाते हुए देखकर अजीब सा हरकत करते हुए कह रही होती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी नॉर्मल ऑक्शन में मुझे इतना बड़ा आदमी मिल जाएगा जो पैसों को ऐसे खर्च करता होगा। मैं इस बड़ी मछली को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। जिसके बाद वह सभी लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कह रही होती है कि मिस्टर ल्यूलियन ने इस रोप को 10 मिलियन से खरीद लिया है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिनचाओ की तरफ मुड़ते हुए उसे इशारों में कह रहा होता है कि तू मेरे खिलाफ बैट करने के लायक नहीं हो। जिसको अपने आप को ऐसे चिढ़ाते हुए देखकर जिनचाओ गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उससे अलग हमारे मेन कैरेक्टर के घबराते हुए सोच रही होती है कि क्या ल्यूलियन की संपत्ति 10 मिलियन से ज्यादा की है और उसके अलावा उसके पास एक सुप्रीम
ब्लैक कार्ड है। इसका मतलब लिलियान जिनचाओ से कई गुना ज्यादा अमीर है। मुझे अब किसी भी कीमत पर लिलियान को दोबारा से अपना बनाना पड़ेगा। और उसके इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें बाहुआ टावर के चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उस मैजिकल रोब को पहने हुए सोच रहा होता है कि ये 9 स्टार ड्रैगन रोब मुझ पर काफी अच्छे तरह से फिट आ रहा है और मैं इसमें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ। वो ये कह ही रहा होता है, तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और उसे सेड्यूस करते हुए उससे कह रही होती है कि लिलियान, मैं गलत थी कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मुझे मेरी पुरानी गलती का एहसास हो गया है, तो प्लीज मुझे मेरी पुरानी गलती के लिए माफ कर दो और मुझे एक और मौका दो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि आखिरकार अब तुम्हें क्या हुआ, तुम तो जिनचाओ के साथ न थी, तो अब तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो। जिसपे वह उसके पास आते हुए उससे कह रही होती है कि लिलियन, मैं गलत थी और हमने अपनी तो तीसरी सालगिरह भी ठीक से नहीं मनाई है। अगर तुम मुझे माफ कर देते हो तो मैं आज रात को तुम्हें एक खास तोहफा दे सकती हूँ। और मनी मन शैतानी हंसी हंसते हुए कह रही होती है कि बस तुम आज रात के लिए मान जाओ, फिर मैं तुमसे वो सुप्रीम कार्ड छीनने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। और उससे अलग हमारा मेन कैरेक्टर उसकी ऐसी बातों को सुनकर फनी तरह से सोच रहा होता है कि क्या तुम्हें ये लगा कि तुम मुझे यह कहकर बेवकूफ बना दोगी, मैं इससे पहले भी इससे बड़े बड़े सीन देख चुका हूँ। जिसके बाद वह उसे एक खींच कर थप्पड़ मार देता है और उससे कह रहा होता है कि तो तुम्हें याद है कि हम 3 साल तक साथ थे, लेकिन हर बार जब मैंने तुम्हें छूने की कोशिश की तो तुमने कहा कि शादी तक इंतजार करो, और अब तुम उस जिनजाओ के साथ रंगरलियां मना रही हो। जिसके बाद वहाँ पर कोई आते हुए उससे कह रही होती है कि मैं काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिरकार चेंजिंग रूम में इतना शोर कौन मचा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो हमारा वीआईपी है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए कह रहा होता है कि क्या यह तो बाहुआ टावर की ऑनर नहीं है, आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रही है। जिसपे बाहुआ टावर की ऑनर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए उसे कह रही होती है कि कुछ खास नहीं, मैं बस यह जानना चाहती थी कि हमारे वीआईपी के पास मेरे साथ चाय पीने का कुछ समय होगा। जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर की नजर उसकी किसी गलत जगह पर पड़ जाती है, जिसे देखकर हमारे मेन कैरेक्टर की नोज ब्लीडिंग होने लगती है। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की ओर गुस्से में घुरते हुए उससे कह रही होती है कि आखिरकार तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई। जिसपे बाहुआ टावर की ओनर उसे फनी तरह से लात मारते हुए उसे कह रही होती है कि गेट आउट, तुम जैसी लड़की तो हमारे बाहुआ टावर की टॉयलेट क्लीनर होती है। जिसके बाद वहाँ पर जिनचाओ दरवाजा को लात मारकर खोलते हुए अपने साथ कुछ पुलिस वालों को लेकर आ जाता है और उनसे कह रहा होता है कि ऑफिसर, यह आदमी किसी दूसरे के कार्ड का यूज ऑक्शन में सामानों को खरीदने के लिए कर रहा है, आप इसे अरेस्ट कर लीजिए। जिसपे वह पुलिस वाले हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए उससे कह रहे होते हैं कि किसी ने इस बाहुआ टावर के ऑक्शन में कुछ गलत कामों की रिपोर्ट की है, तो प्लीज आप हमारे जांच में सहयोग करें। मिस्टर लिलियन, प्लीज आप अपना सुप्रीम कार्ड हमें दीजिए, हमें वेरिफिकेशन करना है कि यह कार्ड सच में आपका है कि नहीं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें वह ब्लैक कार्ड देते हुए मनी मन घबराते हुए कह रहा होता है कि मिस फैंग, प्लीज अगर यहाँ पर कुछ गलत हो जाए तो मुझे कवर कर लेना। जिसके बाद हमें जिनचाओ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड उसकी पैर पकड़ते हुए उसे मक्खन लगाते हुए उसे कह रही होती कि मैं सच में सोच रही थी कि वह लूजर अचानक से रातों रात इतना अमीर कैसे बन गया, लेकिन उसने तो यह सुप्रीम कार्ड किसी से छीना है, वह कितना ही बेशर्म हो सकता है, मेरा चाव चाव तो सबसे अच्छा है। जिसपे चिंचाओ हंसते हुए उससे कह रहा होता है कि हाँ, यहाँ के लोग धोखेबाजों और चीटर को कभी भी नहीं छोड़ते, अब लिलियन अपनी गलतियों का सजा जेल में पूरी लाइफ काटेगा। वो ये कह ही रहा होता है, तभी वह पुलिस वाले हमारे मेन कैरेक्टर को वह कार्ड वापस से देते हुए उससे कह रहे होते हैं कि हमने कार्ड को अच्छे से चेक कर लिया है, यह कार्ड वास्तव में लिलियन का ही है और इसका कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। मिस्टर लिलियन, हमें माफ करिएगा, हमने आपको परेशान किया। जिसको देखकर कि वह सुप्रीम कार्ड वास्तव में लिलियन का ही है, वह दोनों फ्रीज हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि वह लूजर अब इतना अमीर बन गया है जिसे पहले वह परेशान किया करते थे। और हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन खुश होते हुए कह रहा होता है कि बहुत बढ़िया, लगता है कि फैंग क्यूअर ने सही समय पर इस कार्ड की ओनरशिप मेरे नाम पर बदल दिया था, यह सच में कमाल का है। जिसके बाद वह पुलिस वाले वहाँ से जाते हुए जिनचाओ से कह रहे होते हैं कि मिस्टर जिनचाओ, अगली बार रिपोर्ट करने से पहले आप उनकी अच्छे से जांच कर लेना, वरना आप फेक रिपोर्ट करने के चलते आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। जिसको ऐसे वहाँ से जाते हुए देखकर वह दोनों फनी तरह से एक दूसरे की ओर देखते हुए कह रहे होते हैं कि क्या वह ऐसे ही चला गया। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे कह रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारे जैसे लूजर के पास यह सुप्रीम कार्ड कैसे हो सकती है, आखिरकार तुमने कौन सी चाल चली है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए उससे कह रहा होता है कि ये शांत हो जा, मुझे तुम्हें ऐसे भौंकते हुए देखकर अच्छा नहीं लग रहा। जिस बात को सुनकर जिनचाओ अपने बैटल गियर में आते हुए उसे गुस्से में कह रहा होता है कि लिलियन, आज तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर लड़ाई के लिए तैयार होते हुए उसे कह रहा होता है कि चलो मैं भी इसी बहाने अपनी इस नए गियर को चेक कर लूंगा कि यह कितना ज्यादा ताकतवर है। इससे आगे वह कुछ कर पाते, तभी वहाँ पर बाहुआ टावर के ओनर जिनचाओ के ऊपर अपना एक अटैक कर देती है, जिससे वह काफी ज्यादा दूर जाकर फेंका जाता है। और वह उससे काफी गुस्से में कह रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो, अगर तुमने फिर से बाहुआ टावर में उत्पात मचाया तो तुम्हें वहीं पर जान से मार दिया जाएगा। जिसपे जिनचाओ फनी तरह से
से रोते हुए कह रहा होता है कि उनका ऑरा कितना ही स्ट्रांग है, मैं बाहुआ टावर के ओनर से पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। जिसके बाद वह दोनों वहाँ से जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को कह रहे होते हैं कि ल्यूलियन तुम बस इंतजार करो, मैं अपने इस इंसल्ट का बदला तुमसे जरूर लूंगा। जिनकी उनकी ऐसे बातों को सुनकर बाहुआ टावर के ओनर उन्हें धक्के मारकर वहाँ से भगाते हुए उनसे कह रही होती कि तुम लोग अब यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ पर लौट कर मत आना, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। ऐसा कहकर वह दोनों को वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद वह बाहुआ टावर के ओनर हमारे मेन कैरेक्टर से चिपकते हुए उससे कह रही होती है कि तो ल्यूलियन मैंने तुम्हें उनसे निपटने में मदद किया है, तो अब तुम मेरे इस एहसान का बदला कैसे चुकाओगे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए उससे कह रहा होता है कि आपकी इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको बाद में खाना खिला दूंगा। जिसपे वह काफी शैतानी हंसी हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि डिनर की कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे रूम में इस बात पर बात करते हैं। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर डरते हुए कह रहा होता है कि क्या सच में? मैंने कल ही तो मिस फैंग के साथ वो सब किया था और अब इसके साथ भी, लगता है मैं आज बहुत ही थकने वाला हूँ। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए उससे कह रहा होता है कि मिस क्या है, गलत नहीं होगा, मुझे लगता है कि आप पहले से ही शादीशुदा हैं। जिसपे वह उसके पास आते हुए उससे कह रही होती कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बुरी हो गई हूँ। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर से काफी सेक्सी तरह से चिपकते हुए उससे कह रही होती कि तुम चिंता मत करो, मेरी स्किल ऐसी नहीं है जिसका मुकाबला यह मूर्ख लोग कर सकें। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए बहाना मारते हुए उसे कह रहा होता है कि मिस मेरे को अचानक से एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वह उसे पीछे से रोक लेती है और वह उसे काफी खतरनाक तरीके से कह रही होती है कि अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसे घबराते हुए कुछ कहने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी वह उसे अचानक से पकड़ कर किस कर लेती है। लेकिन तभी उसे उसके मुंह में कुछ अजीब महसूस होती है और वह कह रही होती है कि क्या यह टेस्ट तो मेरी एल्डर सिस्टर जैसी है, पर ये कैसे पॉसिबल है, वह तो युआन सैन टॉम में सील है, अगर यह बात है तो जरूर उसके वहाँ पर भी कोई निशान होगा। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर के पैंट के जीप को खोलते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि चलो मुझे तुम्हारी मदद करने दो रिलैक्स करने में। जिसके बाद वह अपना काम शुरू कर देती है और कह रही होती है कि यह टेस्ट निश्चित रूप से एल्डर सिस्टर की ही है और साथ ही सिस्टर हु और सिस्टर वांग की भी है। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस चीज को फुल एंजॉय करते हुए कह रहा होता है कि वाह क्या अमीरों की लाइफ ऐसे ही होती है। जिसके बाद बाहुआ टावर की ओनर सोच रही होती है कि आखिरकार एम्प्रेस सीन के अलावा और कौन इन सिस्टरों को अपनी सेवा में रख सकता है। मैंने सुना था कि वह एम्प्रेस सीन सेल्शर रिलम में मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस में काम किया करता था, लेकिन वह अपने काम से बार बार भाग जाता था, इसलिए उन्हें मॉर्टल वर्ल्ड से बाहर निकाल दिया गया था। और उससे अलग हमारा मेन कैरेक्टर कांपते हुए उससे कह रहा होता है कि मैं अब और इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें एक फायरवर्क दिखाया जाता है। जिसके बाद बाहुआ टावर की ओनर अपना काम खत्म करके वहाँ से उठते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से पूछ रही होती है कि ये कैसा था। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कांपते हुए उससे कह रहा होता है कि यह सच में औसम था। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर को एक फोन देते हुए उसे कह रही होती है कि क्योंकि आप इस दुनिया में नए हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास अभी तक कम्युनिकेट करने का कोई तरीका नहीं होगा। इसमें मेरे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किंग क्यूआ आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। और इसी के साथ हमें बाहुआ टावर के ओनर के नाम का पता चलता है जो कि किंग क्यूआ होता है। जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर उस फोन को देखते हुए शॉक होते हुए कह रहा होता है कि तो क्या इस दुनिया में भी मोबाइल फोन होता है? मैंने सोचा था कि शायद वे लोग तालिस्मान का इस्तेमाल करते होंगे आपस में बात करने के लिए। जिस बात को सुनकर किंग क्यूआ हंसते हुए कह रही होती कि तुम तो काफी ज्यादा फनी हो, वो सब तो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, अब तो हम लंबे दूरी के लिए फोन का और नजदीकी बातचीत के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल किया करते हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें टेलीपैथी का इस्तेमाल करना सिखाऊं? वो ये कह ही रहा होता है, तभी हमारे मेन कैरेक्टर से अचानक से काफी ज्यादा तेज लाइट निकलने लगती है। जिस लाइट को देखकर किंग क्यूआ हैरान होते हुए कह रही होती कि क्या ये कैसे हो सकता है, यह तो एम्परर की जेट सील है, तो क्या इसका मतलब ल्यूलियन ही एम्परर जिन का रिंकार्नेशन है। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर को एक स्पेस रिंग देते हुए उससे कह रही होती कि इस तरह के ट्रेजर को खुले में रखना मुसीबत को दावत देना होगा। यह एक स्टोरेज रिंग है जो आपके सभी वैल्यूएबल ट्रेजर को रख सकता है और यह कोई आम स्टोरेज रिंग नहीं है, इसमें एक बिल्ड अरे है जो अंदर रखी चीजों को छुपाता है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसके इस चीज के लिए उसे शुक्रिया करता है। जिसपे किंग क्यूआ उसे हंसते हुए उसे कह रही होती कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। और मन ही मन कह रही होती कि क्या सिस्टर आप मेरे ब्रदर इन लॉ है, मेरी सिस्टर को 1000 साल से सील करके रखा गया है और तब से हमारी फैमिली कठिन समय से गुजर रही है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है कि क्या यह सैन गोबाव के लिए काम तो नहीं करती है ना, क्या मुझे इसे उतार देना चाहिए। जिसपे किंग क्यूआ हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि तुम चिंता मत करो, हमारा एक कनेक्शन है, मैं इसे किसी को भी नहीं बताऊंगी। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर शौक होते हुए कह रहा होता है कि क्या वह मेरी मन की बात भी सुन सकती है। जिसपे किंग क्यूआ हमारे
हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए उससे करी हुई थी कि पावरफुल इंसानों के सामने अपने विचारों के प्रति सतर्क रहना, हम उन्हें सेंस कर सकते हैं। जब इंसान प्रे कर रहे होते हैं तो वे वास्तव में आपस में बात कर रहे होते हैं। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसके आसपास चक्कर लगाते हुए उसकी तारीफ करने लगता है और उसे मक्खन लगा रहा होता है। जिसको ऐसे अपने ऊपर मक्खन लगाते हुए देखकर किंग क्यूआ हंसते हुए उससे करी होती कि तुम तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। तुम्हारे ऐसे बातों को तो सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ही एम्प्रेस सीन की रिइंकार्नेशन हो। जिसके बाद वो अचानक से सीरियस होते हुए अपने पीछे से एक बुक निकालते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कर रही होती कि ठीक है, अब बहुत हो गया मजाक, यह दुनिया बहुत ही खतरनाक है, तो इसलिए अपने पीछे हमेशा ध्यान रखना कि कोई पीछे से आकर ना तुम पर हमला कर दे। यह बुक तुम्हारे कल्टीवेशन को बढ़ाने में मदद करेगा, तो इसे अच्छे से कल्टीवेट करना। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उस बुक को सूंघते हुए कह रहा होता है कि थैंक यू सिस्टर, मैं आपकी इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। वैसे सिस्टर, क्या बाहुआ टावर में ऑक्शन के अलावा यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी बेची जाती है? मुझे पता लगाना है कि मेरे फादर और कजन कहाँ पर है। जिसपे क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को बता रही होती है कि हाँ, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को भी बेची जाती है, मैं बाद में किसी को तुम्हारे फादर और कजिन को ढूंढने का ऑर्डर दे दूंगी। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए उसे कह रहा होता है कि थैंक यू सिस्टर, अब मुझे अपनी कल्टीवेशन करने के लिए वापस लौटना होगा, इसलिए मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। मैंने सोचा था कि हम देर रात तक बात करेंगे, लेकिन तुम तो अब जा रहे हो। ठीक है, मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगी। वो ये कह रही होती है, तभी वहाँ पर एक पिग जैसा बंदा आते हुए किंग क्यूआ से कह रहा होता है कि मैडम किंग क्यूआ, आप चिंता मत करिए, मैं आपसे देर रात तक बात कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत ही खाली समय है। जिस बंदे को देखकर किंग क्यूआ चिढ़ते हुए कह रही होती है कि लिटिल पिग, तुम फिर से, क्या तुम हार नहीं मानते? जिसपे वो मोटा पिग उसके पैरों में गिरते हुए उसे कह रहा होता है कि मैडम किंग क्यूआ, आप बस मेरे साथ कुछ समय गुजार लीजिए, जिसके बाद मैं आपको मेरे ग्रैंडपा की सारी ट्रेजर सौंप दूंगा। जिसपे किंग क्यूआ उसके गाली देते हुए उसके मुंह में थूक देती है। जिसपे वो बंदा हंसते हुए उससे कह रहा होता है कि सच में मैडम किंग क्यूआ का तो थूक बहुत ही टेस्टी है। वो ये कह ही रहा होता है, तभी वह कुछ अचानक से महसूस करके हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो किंग क्यूआ से कह रहा होता है कि मैडम किंग क्यूआ, आज आपका थूक का टेस्ट थोड़ा नमकीन है और उसका स्वाद भी थोड़ा अजीब है। क्या आप बीमार महसूस कर रहे हैं? मेरे पास कुछ मेडिसिन है जो आपके फेफड़े के गर्मी को शांत करने में मदद कर सकते हैं। जिस बात को सुनकर किंग क्यूआ उसे गुस्से में कह रही होती है कि तुम बस यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और वहीं बगल में हमारा मेन कैरेक्टर किंग क्यूआ से कह रहा होता है कि अरे वो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी ही उसे वह लिटिल पिग उसे पीछे से रोक लेता है। जिसको ऐसे उसे रोकते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन घबराते हुए सोच रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसे ये एहसास हो गया होगा कि उसने कुछ समय पहले क्या खाया था। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।